गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल जी। स्टडी क्रैक मैथ्स के परिवार के सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलते हैं, आज कुछ चंद सवाल का हम जवाब देंगे कि कुछ व्यूअर्स ने जो है वो मैसेज किया था, तो कुछ सवाल वो भी लेंगे और कुछ अपना सवाल जो कि मैं चूज करके रखा हूँ जो कि एनटीपीसी के ही रिलेवेंट होंगे खास करके, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ तो वो एनटीपीसी रिलेवेंट नहीं होगा। वो अगर आप सीजीएल कैटेगरी के अगर दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा विशेष करके। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कड़े सवाल ही लूँगा जो कि व्यूअर्स ने भेजा है। तो आइए चलते हैं, मैं सबसे पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखिए, कह रहा है सवाल में कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सवाल भेजे हैं उस सवाल को जो है सबसे पहले मैं जनरल विधि से बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर एग्जाम में हम रहते तो वहाँ पर हम क्या करते, ठीक है। तो आइए चलते हैं, उस सवाल को लेते हैं। तो कह रहा है कि ए बी और सी की आय जो है 7:9:12 है। यानी ए की आय, सॉरी, ए बी और सी की जो आय है, आय का जो अनुपात है वो दिए वाला है 7:9:12, और उनके खर्चे का अनुपात ये हो गया आय और ये हो गया खर्चे। खर्चों का अनुपात जो है, खर्चों का अनुपात दिए वाला है 8:9:15, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, और ये आगे जो बता रहे कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 हिस्सा वो बचत करता है। बचत जो है वो अपनी आय का, यदि ए बचत जो करता है, बचत जो है ए की, यदि ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ठीक है। तो कहता है बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा। बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा, व्हाट, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सवाल को जो है बहुत आसानी तरीका से करने वाले हैं और देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें कुछ करना नहीं है विशेष। पहले ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 56:99:69, और बी में है 69:56:99, और सी में है 99:56:69, और डी में है 99:69:56, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए वाला है। अब ये खेल खत्म हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि आय और खर्चा, ये इन दोनों का जो अंतर होता है, आय और खर्च का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, बचत, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, आय और खर्चों का जो अंतर होता है वही बचत कहलाता है। तो इतना तो हम जान गए कि बचत क्या होता है। अगर यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ए बी और सी का अनुपात जो है अगर इस x में मानेंगे, यानी i को अगर हम x मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x 9x और 12x। खर्चा को आप, खर्चा चूंकि दूसरा चीज़ है तो उसमें आपको यानी ये वेरिएबल जो है चेंज करना पड़ेगा, x की जगह दूसरा आप ले सकते हैं, यानी y ले लीजिए। तो 8y 9y और 15y हो गया। अब जो है सवाल कह रहा है, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यानी ए की जो
आय और खर्चे यानी ए की जो बचत है, ए की जो बचत है वो अपनी आय का जो है 1/4 करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार अगर आप गौर करेंगे तो ध्यान देंगे ए और ए की जो बचत हम बोलेंगे, बचत क्या होता है? आय और खर्चे का अंतर। तो 7x में अगर 8y घटा देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का अंतर क्या होता है? बचत होता है और बचत होता है। और बचत जो है, कह रहा है बचत जो है वह जो है आय का, यानी आय कितना था? ए का, ए की आय का बचत जो है 1/4 है। ठीक है, यहां तक आप लोग अगर समझ गए तो इसी से हम सरल करके निकालेंगे x और y का अनुपात। अब ध्यान दीजिए 4 जो है ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 4 से जब आप गुना कीजिएगा 7×4 28x और 4 से गुना कीजिएगा 8y में तो 8×4 32y। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x। अब ये 7x इधर आ जाएगा तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 28x माइनस 7x, और ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 32y। अब ध्यान दीजिएगा 28 में 7 घटा कितना बचा है? 21x और 32y। अगर y का मान वैल्यू कहा जाए तो 21 हो जाएगा और x का मान कहा जाए तो 32 हो जाएगा। तो x बराबर 32 और y बराबर कितना हो गया? 21। यहाँ तक तो हम जान गए। अब जो है इसी से हम निकालेंगे सारे का बचत। अब अगर b की बचत की बात करें, b की बचत क्या होगी? b की बचत क्या हो सकती है? b की बचत यानी 9x माइनस 9y। तो इस 9x माइनस 9y, अब ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है तो x माइनस y होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे x 9 गुना x माइनस y का मान कितना है? x माइनस y का मतलब 32 माइनस 21 यानी कितना हो गया? 32 में 21 घटा तो 11 होगा। 11×9 = 99। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए हैं तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं इस हिस्से को मैं मिटाऊंगा, ये तो रहने दूंगा, इस हिस्से को मिटाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखता हूँ इधर हो जाना चाहिए, कोशिश करता हूँ। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं पहले रब कर लेता हूँ। यहाँ तक समझने में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट फिर इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, इतना आप जान लीजिए कि आय, जो किसी भी का आय और खर्च, ये दोनों को जब हम अंतर कर देते हैं, आय और खर्च, आपकी आय क्या है, मासिक आय क्या है, और आय के हिसाब से जो आप खर्चे करते हैं, तो खर्चा और आय का जो अंतर होता है वही आपका सेविंग होता है, वही आपका बचत होता है। ठीक है, तो हम वही कुछ नहीं किए, आय को अलग वेरिएबल में और खर्चे को अलग वेरिएबल में रखा, और चूंकि इसके अनुपात में था इसलिए अनुपात में इसको लिख दिए 7x अनुपात 9x अनुपात 12x। ये आय का अनुपात हो गया। खर्चे का अनुपात जो है 8 हम y के वेरिएबल में रखे तो 8y और 9y और 15y के अनुपात में हो गया। अब कहता है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रश्नानुसार कि ए जो है अपनी आय का 1/4 बचत करता है। अगर इतना बचत करता है तो आप ध्यान दीजिएगा ए की आय बचत, ए की बचत कितना है? पहले तो बचत तो वही करते हैं ना, आय और खर्चा का अंतर कर देते हैं। आय 7x है और खर्चा 8y है, तो इसको हम क्या कर दिए? अंतर कर दिए। तो ये क्या हमारे पास निकल गया? बचत निकल गया। बचत कितना करता है? तो आय का, ये आय कितना है? ए की आय का, ये जो है अपनी आय का कितना बचत करता है? 1/4। तो आय का कितना बचत किया? 1/4 किया। अब ध्यान दीजिएगा इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन हो जागा। यहाँ नहीं कुछ तो एक है, एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसको, तो इसलिए 4 से गुना करेंगे। इसमें 7×4 28x, 4 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा तो 8×4 32y माइनस हो गया। ये यहाँ क्या बचा है? 7x। 7x को इधर लाए, प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन किए तो हमारा x और y का मान कितना निकला? 32 और 21 हुआ। ठीक है, 32 और 21। तो आइए चलते हैं हम इसको जो है रद्द करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो बी की बचत हमें निकल चुका है 99। ठीक है, अब यहीं पर जो है हम सी की बचत की बात करते हैं। सी की बचत, सी की बचत क्या होगा? सी की बचत होगा 12x में 15y घटा देंगे, 12x में 15y घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? बचत। अब ध्यान दीजिए x और y का मान निकला हुआ है, तो x का मान कितना है? 32। इसको लिखेंगे 12 गुना 32 माइनस 15 गुना y का मान कितना है? 21। अगर इसको आप गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36 2
38 माइनस 15 का 15, 15 दूना 30, 1 31, 384 में अगर 15 घटाएंगे 14 में 5 गया 9 और 7 में 1 गया 6, यानी 69 शेष बचा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बी की बचत 99, सी की बचत 69, लेकिन अभी ए की बचत हमें मालूम नहीं है। तो ए की बचत यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ करके कि ए की बचत क्या होगी। तो ए का बचत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही 7x माइनस 8y है ना, 7x माइनस 8y, नहीं तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर यही बचत करता है ना, यानी 7x का मतलब कितना हो गया, x का मतलब हो गया 32 बटे कितना हो गया 4, तो 4 से भगा दे, ए किसकी बचत है, ए की बचत, ए की बचत 7x यही बचत है, 7x गुना 1/4, तो 4 से कट गया, 4 8 32, यानी ए की बचत कितना हो गया 56। ठीक है, ए की अब अनुपात में अगर बताइएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, कि ये बचत का अनुपात है, बचत का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का कितना हो गया 56 और बी का कितना हो गया, ध्यान दीजिए 99, और सी का कितना हो गया 69। तो ये आपका अनुपात हो गया, यही आपका आंसर होगा। और ये देखिए क्वेश्चंस किस में है, ये आंसर जो है आपको मिलेगा ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में। लेकिन हम जो है इस सवाल को जो है इस विधि से हम नहीं बनाएंगे। अगर इस विधि से अगर हम बनाए तो फिर आप परीक्षा में क्या हो जाएंगे, तो इस विधि से तो हमें बनाना ही नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग विधि है। और मैं बताया था आप लोग को, और बार बार मैं बता रहा हूँ, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसको दो अनुपात में क्या ढूंढेंगे, कॉमन चीज़ को ढूंढेंगे, कॉमन चीज़ को ढूंढेंगे। और जितना अनुपात दिया रहेगा लगभग जो है उसी से वो भाग लगता है या मल्टीपल होता है, जो भी करते हैं उसी से करते हैं। आज इसको भी मैं उसी तरीके से बनाऊंगा, सो आप देखिएगा कि किस तरह से मैंने किया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा खेल क्या है। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। हमें पूछा गया है अनुपात, हमें क्या बोले हो कि आप हमेशा फोकस कीजिए कि कॉमन चीज पर, प्राइम फैक्टर पर, ये चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो हमें निकालना है ए की बचत, तो दिए वाला था। अब ध्यान दीजिएगा, एक इसको करना क्या था, 7 यहां दिया हुआ है, आय कितना, आय का अनुपात कितना था 7, और खर्चे का अनुपात कितना था 8 था ना। अब ध्यान दीजिए, कहता यहीं से निकल जाता कि 7 जो है, यानी प्रश्नानुसार जो कह रहा था कि ए जो है अपनी आय का, ए जो है अपनी आय का 1/4 क्या करती है, 1/4 का बचत करती है, यानी 7/4, ठीक ना, यही बचत करती है ना, और तो कुछ नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या देखिए, पहला नंबर तो 4 से 7 भाग लगेगा नहीं। जब 4 से 7 भाग लगेगा नहीं तो इसका मतलब है कि जो ए का अनुपात होगा ना, ए वाला जो अनुपात होगा वो 7 से विभाजित होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो ऑप्शन चेक करेंगे, तो हम ए का ऑप्शन ए तो यही होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए वाला कौन हिस्सा है, ए। तो इस हिस्सा को हम देख लेना है कि कौन कटता है या नहीं कटता है 7 से। 7 से कौन डिविजिबल है, तो 7 से हमको देखना 7 8 56, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये तो इसी से निकल गया। लेकिन यहीं पर हमें नहीं रुकना है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक, हालांकि मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि यही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो है अगर आप करना चाहते हैं, पहला नंबर तो इस हिसाब से आप बना लिए जो प्रश्न में दिया हुआ उसके हिसाब से। बी बोला, यहां पर बोला ही था कि बी का और सी का बचत का निकालना था, तो हमें कुछ नहीं करना था, बी और सी का जो देखना है कॉमन पार्ट क्या है। तो कॉमन पार्ट हमें मिल रहा है 9, मिल रहा है ना 9। ये 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये 9 से जो होगा वो विभाजित होगा, जो भी होगा 9 से विभाजित। 9 से विभाजित कौन हो रहा है, 11 इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए नंबर। बी नंबर इसलिए नहीं होगा कि 56 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी 56 डिवाइड नहीं होता 9 से, 69 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। फिर मैं आपको क्या बोला, हमेशा बोला हूं कि कॉमन चीज को ढूंढना है। अब इनमें क्योंकि आय और खर्चा का अंतर दिया हुआ है ना, इसलिए हम कॉमन का प्रयोग किए। कॉमन का प्रयोग इसलिए मैंने किया कि इन दोनों का जो है बचत हमको निकालना था। बचत के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों घटाएंगे तो इसका गुणक और इसका गुणक का जो अंतर यानी कॉमन होगा, वही आपका परफेक्ट चीज यानी प्राइम के रूप में आपको उसको काउंट करेंगे और उसी से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 और 15 में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, तो 12 और 15 में जो कॉमन दिख रहा है तो 3 3 दोनों में, 3 चौक 12। देखिए
12 में क्या है 3 गुना 4 और 15 में क्या है 3 गुना 5, तो दोनों में कॉमन क्या आया 3 आया। तो यही 3 जो है हम तीसरा नंबर चेक कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर जब हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए 3 से कौन कौन कट रहा है, 3 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से आप करेंगे। हालांकि आपको ज़्यादा इतना दूरी जाने की जरूरत था ही नहीं, मैं जब करता तो कुछ नहीं करता क्योंकि वहाँ आय दिया हुआ वाला था, और डायरेक्ट मैं करता 7 इंटू 1/4 यही लिखता, और मैं देख लेता ये 4 जो है ये 7 में डिवाइड लगने वाला है नहीं। अगर यहाँ 14 रहता तब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती थी कि पहले 7 दूना 14 यानी 2 से कट जाता, तब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता था, तब आप दूसरे को चेक कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ है 1/4, तो हम देख रहे हैं 4 जो है वो 7 में डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके लिए इसका मतलब क्या है कि 100% जो है वो 7 से वो डिविजिबल होगा, 100% ये गारंटी है। तो 7 अटे 56, और कोई भी 7 से नहीं कट रहा है, देख लीजिए। बस मैं यही एग्जाम हॉल में करता, विशेष जाता नहीं। अगर दूसरा मेरा दिमाग में जाता भी तो मैं सिर्फ ये ऑप्शन के हिसाब से बनाता, ये दोनों में कॉमन क्या है, बी ऑप्शन नंबर चूज करता, उसके हिसाब से बना देता। इसमें देखना तो ऑटोमेटिक है कि छटना ही छटना था, ठीक ना। तो पहले तो ए में ही ऑप्शन में पूरा छट गया। तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो दूसरा सवाल भेजे हैं, और वो भी जो है हालांकि वो एनटीपीसी रेलिवेंट नहीं है और एनटीपीसी में तो आएंगे भी नहीं, फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है और जानना भी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, किधर गया भाई, हाँ दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, चलिए इसको पहले रब कर लेता हूं। और बार बार मैं बोलता हूं, अनुपात कभी बदलता नहीं है, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। इसलिए आपको नजर जो रहना चाहिए, पैनी नजर रहना चाहिए चील की तरह, ताकि कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चंस जो है बहुत इजी तरीके से बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई हड़बड़ी नहीं होगा। तो देखिए दूसरा सवाल जो है वो बोल रहे हैं, कह रहा है कि 3000 रुपया है, ठीक है। 3000 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है। 3000 रुपया है, इसको क्या करना है, बांटना है, ए बी और सी में बांटना है, ठीक है। इतना तो दिया हुआ, इस प्रकार विभाजित करना है कि ए की जो आय है, देखिए ये तो हो गया, तीनों की आय का योग कितना है, तीनों की आय का योग जो है वो 3000 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का अगर हम बोलें तो 3000 को 3 भागों में विभाजित किया, ए प्लस बी प्लस सी में, यानी तीनों का योग जो होगा कितना होगा, वो 3000 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन कि ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो बी और सी के कुल हिस्से का क्या है, 1/3 हिस्सा है। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 है ना, 1/3 है, 3a हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b प्लस सी। यानी अब ध्यान दीजिए 3a का मान कितना निकल गया, b प्लस सी। उसके बाद देखिए ध्यान में से आगे क्या कर रहा है, b जो है a और c के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें चूंकि a प्लस बी प्लस सी का मान दिए वाला है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिए वाला है, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिए वाला है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर a b c में निकालना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें a क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, a जोड़ना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि इधर भी a जोड़ना पड़ेगा। जब आप इधर भी a जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 4a, अब बराबर कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 3000 होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसका मान 3000 होता है, 3000, और ए का गुना का 4 तो कितना, 4 से भागा, यानी 750 रुपया निकल गया ए का हिस्सा। अब ध्यान दीजिए दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि बी जो है वो ए और सी के 2/3 प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, बस यही सवाल है। मुखुर पेन
तो बी जो है ए और सी का जो है वो 2/3 प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिए 3 को अगर बी से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3b, और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस सी। ध्यान दीजिएगा इसमें कमी क्या है, इसको आप कमी को ढूंढना है। इसमें कमी हमें यही है कि ए और सी तो है लेकिन बी नहीं है। तो बी नहीं है तो क्या कितना बी नहीं है, देखिए 2 कॉमन ले लिया तो हमको इसको क्या करेंगे 2b जोड़ेंगे, 2b इधर जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, हाँ सॉरी, अगर यहाँ पर 2b को जोड़ दें यहाँ भी 2b हमको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 2b जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर होगा ना, क्योंकि जोड़ना है या घटाना है दोनों पक्ष में बराबर ही जोड़ना या घटाना है, ये ध्यान में रखना। या गुना भी करना है तो सेम चीज से गुना करना है, या भाग देना है तो उसमें भी सेम चीज से, दोनों तरफ जो है सेम से भाग देना है। ठीक है, यहाँ तो हम चूंकि जोड़ का कर रहे हैं, चूंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें अब क्या मिल गया कि ए जो बी हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये 3 और 2 कितना हो गया 5b हो गया, 5b बराबर कितना हो गया इतना, और इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, इसका मान दिया हुआ है 3000। तो b का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 3000 बाय 5 यानी 5 का 30 यानी 600, 6 दूना यानी 1200 रुपया निकल गया। किसका मान निकल गया सी का निकल गया, यानी बी का निकल गया। तब सी का निकालना है तो क्या करोगे, सी का मान होता है ए प्लस सी बराबर क्या होता है, सी को क्या कैसे निकालेंगे आप, सी के वैल्यू जो निकल जाएगा आपका आराम से, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 3000 है। अब चूंकि हमको सी का वैल्यू निकालना है तो ए और प्लस बी का मान हमें मालूम है, कितना मालूम है देखिए ध्यान दीजिए, ए का मान है 750 और बी का मान हमारे पास कितना है 1200 प्लस सी बराबर 3000। ध्यान दीजिए 1200 और 719 1950 जब इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी सी का जो मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा यानी 3000 माइनस यानी कितना होगा 1900, तो कितना बचा 150 रुपया, यानी सी का मान कितना हो गया, सी के लिए हो गया 150। और निकालने के लिए किसका बोल रहा था वो देख लीजिए क्वेश्चन में, और निकालने के लिए बोल रहा था सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा कितना होगा 150 होगा। मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, ए नंबर ऑप्शन में है 600, बी नंबर ऑप्शन में है 525 और सी नंबर ऑप्शन में है 1625 और डी नंबर ऑप्शन में है 1050। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर यानी 1050। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हम आशा कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा कर सकता हूं कि सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं, अब जो है जर्नी शुरू होता है बिल्कुल एनटीपीसी पर आधारित, जो कि क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत खूबसूरत सब सवाल आएंगे और उसका जवाब भी खूबसूरत होगा। आज 2 सवाल मैंने किया जो कि बिल्कुल ये रेलवे के में ये उतना लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर समझना तो जरूरी है, ये क्या तरीका है सीखना तो जरूरी है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा ये एनटीपीसी में तो नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है। ये जब भी पूछेंगे तो आपका जो है एसएससी लेवल का एक क्वेश्चन है, और एसएससी में भी जो है सीजीएल टाइप का जो मेंस में पूछा जाता है उस टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और चूंकि आपको तो रेलवे में खास करके बनना है तो उसके हिसाब से मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूँ और उस पर ध्यान देना है विशेष करके। अब जो क्वेश्चन आएगा बहुत मजा आने वाला है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस का जो करा रहा हूं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक कर्मचारी अपने वेतन में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी उसके वेतन में 3% की वृद्धि हो जाती है, और जिससे उसका वेतन जो है 910 रुपया हो गया। तो स्वाभाविक है कि वृद्धि होने से इधर परसेंटेज वृद्धि हो रहा है तो इधर अमाउंट में वृद्धि हुआ, तो स्वाभाविक है कि जब वृद्धि हुआ तो उसके पहले उसका वेतन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो कह रहा है कि उसका वेतन क्या था, ठीक है। वृद्धि कितना है 30% वृद्धि होता है, 30% वृद्धि होता है, तो इसका कितना हो जाता है 910। ध्यान दीजिएगा 30% वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, इसको ही लिखते हैं 130। इसको बराबर विधि से हम बनाएंगे तो 130 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा 910 का। तो अब कह रहा है कि 100 का कितना होगा, तो हो जाएगा, मान के चलो इसका x मान लेते हैं, और इसको जो हम सोल्यूशन करते हैं ध्यान दीजिए, देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, ठीक है।
दोनों स्थिति में एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, काट रहा होता है, भाग डिवाइड लगा रहा होता है। तो देखिए ये 0 0 कट गया और 63 91, ठीक है। अब 10 से ये मल्टीपल हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 700। तो 700 रुपया क्या हो गया, 700 रुपया हो गया आपका, यानी क्या मैं बोल रहा था, ये वेतन, पहले का वेतन, प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन, प्रारंभ में जो वेतन मिलता था, वेतन उसको मिलता था कितना 700 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और वो बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका आंसर भी जो है आपको बहुत खूबसूरती के साथ मिलने वाली है। और देखिएगा क्या इस सवाल का जवाब होगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं बनाने के क्रम में, बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुश होने से भी एक लाभ हानि हो जाता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए उस टाइम से हमें क्या करना है, बचना है। तो सवाल जो है आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक ठोस गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो और उसके बाद कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो हमें ध्यान रखना है, ये कह रहा है गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो उसमें तो पाए तो आएगा ही आएगा, पाए तो आएगा ही आएगा। तो उसका हमें ध्यान में रखना है कि क्या करना है। तो मैं क्या बोला हूँ कि अगर ऐसा सवाल आए तो हम क्या देखते हैं कि चेक करते हैं, पाए तो आएगा ही, 22/7 है हमारे पास, ये हथियार है, और त्रिज्या देखना है, यही दो चीज देखना है। पहले ऑप्शन में लिख देता हूं, ए ऑप्शन में 154/7, बी ऑप्शन में जो है, बी ऑप्शन में 154, और सी ऑप्शन में जो है दिया हुआ है 54/7। तो ध्यान में हमें यह रखना है कि करना हमें क्या है। मैं आप लोगों को बताया था कि हमें जो चेक करना है, किसको चेक करना है, चेक जो हमें करना है, ध्यान दीजिए, 22 का गुणक 11 आता है, तो पहले 11 से हम चेक कर लेते हैं। सी डी नंबर तो मैं लिखा ही नहीं, डी नंबर है 54/7 तो हो गया, सॉरी सी नंबर में 54, सी नंबर में सिर्फ 54 है और डी नंबर में है 54/7। तो हमें चेक क्या करना है कि 11 का डिविजिबल कौन है। तो 11 का डिविजिबल जो है हम देख रहे हैं कि 11 से जो है ये जो है नहीं करता है, पूर्णपन करता है क्या, नहीं करता है, 54 करता है लेकिन 7 नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो सकता है। बी नंबर में आप देखेंगे तो 11 से पूर्णपन भाग लगेगा, क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा सही, और ये 54 से कटता नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर आपका करेक्ट क्या आ जाएगा, ए नंबर। हमें कुछ नहीं देखना है, ऑप्शन देखना है, और चूंकि आयतन दिया रहे, गोले का आयतन दिया रहे, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहे, वहां पर पाए का यूज हमेशा होता है। जब पाए का यूज हमेशा हो तो हमें क्या करना है, वो चीज हमें ध्यान में रखना है। तो पाए का ध्यान में रखना चाहते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्या बोला था, त्रिज्या जो दिया होता है तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहां स्क्वायर का उपयोग जरूर किया होगा। तो सूत्र में तो इस 7 से भाग दे देंगे, एक तो कट जाएगा, 7 × 5 = 35 कट जाता है ना, इसलिए जो है हम 7 का उपयोग हम नहीं किए, सिर्फ 11 का गुणज मैंने किया। तो जब ऐसा किया तो दूसरा में भी जो है, इसमें हम देखते हैं 7 से डिविजिबल जो होगा वो देख लेंगे। तो 7 से डिविजिबल कौन होता है, 7 से डिविजिबल जो है यही होता है। हम क्या बोलेंगे, चाहे 11 चेक करना है या 7 चेक करना है, यही दोनों को चेक करना है। 7 से जो है ये भी भाग लग जाता है, जब जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो 7 से तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो ठोस हो, गोला हो, शंकु, बेलन हो, ये वृत्त हो, ये सभी के सवाल में हमें ध्यान रखना है, पाए को हमेशा जो है कलेजे से लगा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। कोई भी सवाल में लगभग जो है आपको छोटा करने में बहुत ही आसान कर देगा ये, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज करना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। विशेष मैं क्या बोला हूँ कि सभी क्वेश्चन को जो है हम जनरल तरीके से नहीं हल करेंगे, और जो क्वेश्चन को एक बार मैं कर चुका हूं उसको हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इससे आधारित मैं क्वेश्चन कर चुका हूं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है वो जनरल विधि से नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक समान बॉक्स के आयाम जो है 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए जो है कितने वर्ग सेमी कपड़े की जरूरत पड़ेगा, क्या आवश्यकता पड़ेगा। एक बॉक्स है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 80, चौड़ाई है 60 और ऊंचाई है 40 सेमी, ठीक है, cm। इसको ध्यान रखना है। और कहता है कि बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो
इसके लिए क्या होता है सूत्र, इसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना चौड़ाई। जैसे कि हम जनरल विधि से अगर बताएंगे, कमरे को ढकने में क्या कह रहा था ये, कपड़े की आवश्यकता होगी बॉक्स को ढकने के लिए, बॉक्स को ढकने में ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी तो कितना होगी वाट अभी मालूम नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। ऑप्शन लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। ये नंबर ऑप्शन में 10,400 यानी वर्ग सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन में है 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर में ऑप्शन है 20,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी नंबर में ऑप्शन में है 10,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसके लिए पहले सूत्र के जानते हैं, इसका क्षेत्र सूत्र ही होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करेंगे इंटू LB कितना है 80 गुना 60 जोड़ 60 गुना 40 जोड़ 40 गुना 80। अब ध्यान दीजिएगा 8 छक 48 प्लस 6 चौका 24 और 4 अठे 32। अब ध्यान दें 48 और 32 जो होता है 80 और 24 कितना होता है 104 गुना 2 कितना 208 और उसके बाद 2 शून्य हो जाएगा, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर आ रहा है बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस विधि से तो हमें बनाना नहीं है, हम क्या बोले हैं कि ऐसे सब सवाल को जो है आप डिजिटल सम के माध्यम से बना सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो चीज़ पर हम ध्यान देंगे। हम कुछ नहीं देखेंगे, हम अगर फार्मूला याद है तो इतना याद है तो हम दिमाग में ही कर लेंगे। क्या करेंगे 2 से तो हमें कॉमन ले लेना है, इसलिए अगर आपने 2 से एक बार किसी में गुना कर दिया तो फिर दोबारा नहीं करना है। अब देखिए मैं कैसे करता है एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले मैं यही करता, इन दोनों को गुना करता तो कितना हो गया 8 छक 48। 48 का डिजिटल सम कितना होता है यानी 3, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3। अब ध्यान दीजिए इसको गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 24 का डिजिटल सम कितना होता है 6। ठीक है, और फिर जो है हम किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इससे जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32 अगर हो 8 चौका 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये तीनों गुणनफल में ही है, जोड़ है, तीनों को जोड़ में है, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। और यहाँ पर देखिए इंटू 2 है तो 2 से क्या करते हैं गुना, तो 6 5 11 3 14 दूना 28 और 28 का डिजिटल सम कितना होता है 1। हम चेक कर लेते हैं किसका डिजिटल सम 1 होता है, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही होगा। तो ध्यान दे रहे हैं 4 1 5 इसका नहीं होगा, 8 2 10 इसका डिजिटल सम ये होगा, 4 2 6 इसका डिजिटल सम नहीं है 1 के बराबर, 2 1 3 इसका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वो हम एग्जाम के माध्यम में, एग्जाम में हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को मैंने बताया कि दिमाग में सूत्र आपको याद रहना है कि एक दूसरे को क्या करना है गुना करना है और दोबारा नहीं रिपीट नहीं हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो हम दिमाग में यही करेंगे 8 छक 48 इसी जगह हम लिख देंगे 3, फिर 6 चौका 24 6 और 8 चौका 32 यानी 5, 6 5 11 3 14 दूना 28, 28 का डिजिटल सम कितना होता है। अब 14 इस देखिए 6 5 11 और 3 14 हो गया। 2 से हम गुना क्यों किए, 2 से गुना क्योंकि फार्मूला में ही आता था 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, इसलिए 2 कॉमन जो आ रहा था ना इसी यही है कि लास्ट में जोड़ने के बाद जो है हम 2 से गुना किए, उसके बाद फिर उसका डिजिटल सम निकालें, जो आया वही होगा। तो मैं ये जान करके कि आप लोग को ये बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है। यानी आप जनरल विधि से तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है आपको इसी तरीका से बनाना है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मैं ये जान करके कि ये भी आपको बहुत मजा आया होगा इस सवाल में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो नेक्स्ट सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं आपसे वादा किया था मैं रोज लाऊंगा, बहुत खूबसूरत सवाल लाऊंगा और उसका आप आंसर भी देख रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ निकल रहा है और बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। तो और मजा आएगा, बने रहिए आप लोग, इंतजार कीजिए जब जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन तो बहुत मज़ा देने वाला हूँ, क्योंकि
मेरा पढ़ाने का जो आदत है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, कैमरा के सामने मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने आप में ही बक रहा हूँ, अपने आप में आदत डाल रहा हूँ कि स्वयं को पढ़ाने का, ताकि ये स्वयं का जो पढ़ाया चीज़ है वो आपके सामने जाए। खुद में फीलिंग करना पड़ रहा है अभी, जो कि मेरे पास था नहीं। मेरे पास वही फीलिंग्स था जो बच्चे हमें दिया करते थे, जो कि आज की डेट में हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मुझे दुख भी होना। आपके स्क्रीन पर आ गया होगा सवाल, और ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है। यदि एक काम आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। महिला और पुरुष आदमी, इसका क्षमता का अनुपात 3:1 है, ठीक है। तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे? क्षमता के हिसाब से हमें करना है। कहता है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में करती है। फिर यहाँ पर कहता है 5 महिला है, महिला कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये तो हो गया क्षमता, अगर इसको हम कार्य में बदलेंगे तो कितना होगा? आदमी में बदलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3। ये समय जो लेगा तो इतना लगेगा, ठीक है। यानी 1 आदमी और 3 महिला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 1 आदमी जितना काम करेगा वो 3 महिला के बराबर होगा। तो 5 महिला गुना 36, तो 36 पंचे कितना हो गया? 180 महिला जो है एक काम को पूरा करता है। 180 महिला जो है वो एक कार्य को पूरा करता है। तो हमें यही कार्य को जो है हमें कितना दिन में लगेगा? अगर पुरुष करे तो उसको लगेगा 60 दिन। 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, क्योंकि समय वो 1/3 लेता है। समय 1/3 लेता है, मतलब एक पुरुष जो है अगर करना चले तो 180 गुना 1/3, ठीक है, 1/3। तो कितना समय लेगा? 60 दिन। अब कहता है एक पुरुष 60 दिन में करता है, तो 5 पुरुष कितने में करेगा? तो 5 पुरुष करेगा 60/5 यानी 12 दिन में, 12 दिन में, ठीक है। तो हमें ऑप्शन पहले लिख देता हूं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। ए का मान 12 दिन है, बी का जो मान है 15 दिन है, और सी का जो मान है 18 दिन है, और डी का जो मान है 108 दिन है। तो इसको हमें कुछ नहीं करना था विशेष रूप से। ये पहले आदमी और महिला का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो समय इतना लेगा। अब कहता है 5 महिला 36 दिन में करता है, तो एक महिला कितना दिन में करता है? एक महिला कितना दिन में करता है? इतना दिन में। तो एक पुरुष जो है कितना दिन में करेगा? तो चूंकि वो उसका 1/3 करता है, यानी 1/3 समय में कर लेता है। जैसे है ना 1:3, इसका मतलब क्या? पुरुष का अगर कहा जाए तो 1/3 समय लगेगा इसको अगर 1 लगेगा तो इसको कितना लगेगा? 1/3। तो ये 180 दिन में करता है, तो एक पुरुष कितना दिन करेगा? 1/3 में, यानी 60 दिन में। तो कहता है 5 पुरुष अगर काम करते कितने दिन में खपत हो जाए? कितने दिन में कर लेगा? तो 12 दिन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिजिटल सम इसलिए मैंने लगाया क्योंकि सभी में जो देख रहा हूँ 2 1 3 5 1 6 8 1 9 8 1 9 3 और 9 से डिवाइड होने वाला है, इसलिए इसमें जो है कंफर्टेबल नहीं हुआ। इसको हम जनरल विधि से ही बनाए, लेकिन हमें अगर ध्यान देना है तो ये क्षमता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्षमता और समय का रिलेशन, ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है। अगर क्षमता और समय का रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर इसको समझ में नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेता है, जिसका पावर बोलते हैं ना कि इसके अंदर ज़्यादा क्षमता है, तो क्षमतावान व्यक्ति जो है कोई भी कार्य को करने में कम समय लेगा उसके उपरांत में जो कि जिसकी क्षमता कम है, जो लेजी बोलते हैं ना कि लेजी होता है, लेजी है, ये काम धीरे धीरे करता है। धीरे धीरे काम करने का मतलब क्या होता है? उसको समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा मतलब क्या? उसके पास क्षमता नहीं है, काम करने की ताकत नहीं है उतनी। तो जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी वह जो है कम से कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, और जिसका क्षमता बहुत कम होगा वो ज़्यादा समय लेगा। शायद अगर इसमें सुनने मिस्टेक हुआ तो एक बार मैं दोहरा दूँ कि क्षमता अगर ज़्यादा है तो समय वो कम लेगा, अगर क्षमता कम है तो समय क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। इस चीज़ को आप समझना है। यानी
क्षमता और जो समय होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर क्षमता बढ़ रहा होता है तो समय क्या लग रहा होता है, घट रहा होता है। जब यानी क्षमता घट रहा होता है तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको टी मान लिया जाए, इसको हम इफिशिएंसी मान लिया जाए, तो इस तरीके से इसका रिलेशन होगा कि इफिशिएंसी बढ़ता है तो टाइम क्या होता है, घटता है। इफिशिएंसी घटता है तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। इस चीज़ के ही माध्यम से मैं इसको जवाब दे पाया। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। और वो सवाल जो है, ऐसे सवालों पर जो हमें ध्यान देना है वो दो चीज़ ध्यान देना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो लंबाई दिया हुआ है गाड़ी की, सुरंग को और निकालना क्या है, गति, यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है सूत्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 500, जो कि किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। 1000 मीटर क्या है, सुरंग है। ये टोटल दूरी क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। कितना समय लेता है, 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए यहाँ पर हम मिनट को हम सेकंड में बदल दिए। तो 500 और 1000 कितना हो गया, 1500 मीटर। और फिर कितना हो गया, 60 से अगर भाग देंगे इसको तो 25 हो जाएगा सेकंड। अब कहता है चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल अगर प्रति घंटा में दिया होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से भाग देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 25 यानी 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर पहले लिख देता हूँ, फिर हालांकि इस तरीके से बनाना नहीं है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर में जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी नंबर में जो है वो 87 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी नंबर में जो है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ऐसे सवाल रहे तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले आप देखिए कि आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चंस में जो एप्लीकेशन है वो क्या किस में दिया हुआ है, स्टार्टिंग क्या दिया है, मीटर में दिया है, सेकंड मिनट में दिया है। तो हमें इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड को किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर सेकंड, ये ध्यान में रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड को चेंज अगर करना है, बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में जो है 18/5 से गुना करते हैं ना, यही होता है ना किलोमीटर प्रति घंटा। तो को अगर चेंज करना है तो इसमें 18/5 से गुना करना पड़ता है, इतना तो हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो जो है 18 पर ही निर्भर करेगा, 18 पर निर्भर करेगा। चाहे वो 18 से भाग लग जाएगा, चाहे वो 9 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। पहले से तो हम देखेंगे कि 9 से कौन कटता है, अगर 9 से सब कट रहा है तो फिर 9 × 18 देख लेंगे, चेक कर लेंगे। और इसमें विशेष कुछ ध्यान नहीं रखना है। 9 से जो है हम सिर्फ देख रहे हैं कि 90 ही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है और रिजल्ट जो हम देख रहे हैं सभी में किलोमीटर प्रति घंटा में देख रहा हूँ ना। यहाँ मीटर दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो इसका स्वाभाविक है मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है। और ये रिजल्ट में जो है वो हम देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि हमें 18/5 का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें हम सिर्फ 18 का हमें चेक कर लेना, डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है। तो 18 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या होगा, 18×5 90, सिर्फ बी नंबर ही कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है। अगर इसका ठीक विपरीत अगर बोलता है, तो अगर ठीक इसके विपरीत बोलता है तो आप क्या करते हैं, उसमें 5/18 लिखते हैं। उनमें भी जो है हमें चेक करना पड़ता है, 18 का ही चेक करना पड़ता है, 9 का ही चेक करना पड़ता है। इसलिए विशेष इसमें ध्यान देना। ऐसे सब सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन में किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है। अगर इसमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमेशा जो है क्रॉस चेक करना है कि 18 से डिवाइड कौन कौन लग रहा है। अगर ये फॉलोअप कर जाता है, कभी कभी फॉलोअप कर जाएंगे, तब जो है आपको इस विधि से बनाना है। नहीं तो ये विधि जो है, इस विधि का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे 18 से कौन डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं ये जान करके कि ये सवाल को भी आपको यानी बनाने में बहुत मजा आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो है नेक्स्ट सवाल जो है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको हम रब कर लेते हैं पहले। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये भी इसी पर आधारित है, इसी टाइप में है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये दिया क्या है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से और 1 किलोमीटर चलती है, और अगला 1 किलोमीटर जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा
कि यानी दूरी जो दोनों तय कर रहा है वो समान दूरी तय कर रहा है। अगर दूरी क्या हो, समान हो, दूरी समान हो और चाल डिफरेंट हो, दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान, और चाल क्या हो, डिफरेंट, तो उसके लिए नियम है। दूरी समान होने पर क्या निकालना है हमें, रेलगाड़ी की औसत गति। तो औसत गति बराबर जो सूत्र होता है, औसत गति अगर निकालना है कब, जब दूरी समान रहेगा और चाल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए सूत्र होता है 2xy बाय x प्लस वाई, यानी इसको कहते हैं चाल 2 इंटू चालों का गुणनफल बटे यानी अपॉन चालों का योगफल। ठीक है, इसी सूत्र पर हम इसको हल करेंगे। ऑप्शन नंबर पहले लिख देता हूं क्योंकि मैं तो बराबर ऑप्शन से ही बनाता हूं। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर में जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी नंबर में जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी नंबर में जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इससे आप चलते हैं तो 2xy मतलब 240 किलोमीटर, पहला का चल कितना था, x का मान था, पहला चल था x बराबर कितना 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर कितना था 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इन 240 गुना 80, अब y कितना 80 जोड़ 240, तो 202 गुना 240 गुना 80 बाय 320 जो है, ध्यान दीजिएगा। तो एक 40 दुना 80, 4 8 32, 80 बार में, तो 8 तिया 24, 3 बार में कट गया, तो 3 दुना 6, सॉरी यहाँ पर 20 है ना शायद, कितना से कटा है मैं, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं किससे कटाया, तो 2 गुना 240 गुना 80 यही था ना, तो 80 नहीं 320, तो हम कटाए कितना 8 चौका 32, कितना से कटाए, सॉरी फिर से मैं लिखता हूँ, 2 गुना 240 गुना 80 बटे 320, 0 0 कट गया, 8 चौका 32 और 4 छके 24, 60 दोनों कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप अगर जनरल विधि से अगर निकालना चाहेंगे यानी क्या बोलते हैं मेथड से, उस मेथड से ही बन जाएंगे। तो 8 4 2 6 दूना 12 3 8 तिया 24 यानी 6 आता है, और यहाँ पर देने 4 2 6 6 8 14 को क्या लिखेंगे 5, तो ऊपर से क्या करेंगे 2 से गुना, तो 3 दूना यानी 6 दूना कितना हो जाएगा 12 का क्या होता है 3। तो इसको जो है डिजिटल सम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो हम डिजिटल सम के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन के आधार पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखिए अब डिजिटल सम कैसे लगाते हैं वो चीज़ ध्यान रखना। ऐसा कंडीशन वाले सवाल में इस तरह से लगेंगे, सूत्र तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसको कैसे लगाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये तो आप जान रहे हैं कि 2 इंटू दोनों का जो चालों का गुणनफल है, तो 2 तो लिखेंगे ही, चाल दिया हो 240 का कितना होता है 6 होता है। ये डिजिटल सम डीएस निकालना है ना, मैं डीएस बराबर 6 गुना फिर 40 है, तो 40 का सम कितना होता है 4, फिर बटे कितना हो जाएगा, बटे जो है तो वही 6 जोड़ 4 होगा। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए 6 दूना 12 बरचौक 48 जो होता है कितना होता है 3, और 6 4 10 कितना होता है 1, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3। तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। ध्यान दीजिए 6 1 7 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये नहीं होगा, 2 1 3 ये नहीं होगा, 2 1 3 ये है, ये होगा 100%, 2 ये नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम दिमागी रूप से ही कर सकते हैं अगर आपको ये मालूम है तो। अगर मालूम नहीं है तो फिर आप को समझना पड़ेगा। सूत्र तो आपको मैं पहले बताया हूँ कि डिजिटल सम का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, ताकि आपको गुना भाग ना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा गुना भाग या जोड़ घटाव नहीं करना पड़े, उसके लिए हम डीएस करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ तो हमें मालूम होनी ही चाहिए।
ठीक है, आई होप कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो अगला सवाल है, कहता है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर, तो अंतर वाला सूत्र आप लोग जानते होंगे, पी आर क्या होता है, स्क्वायर बाय 100 ना, पी आर स्क्वायर बाय 100, यही सूत्र शायद होता है हमारे जहाँ तक हमें मालूम है। तो अभी हमें चेक क्या करना है, वो चीज़ में ध्यान रखना है। कहता है 4,000 रुपये मूलधन है, पी दिया हुआ है, पी कितना है 4,000 है, और दर कितना है, आर कितना है 20% है, ठीक ना, और हमें निकालना है डी। इतना तो अगर आपको याद है तो आप डिजिटल सम से ही डायरेक्ट यहीं से निकल सकते हैं, ज़्यादा हमें उधर जाना नहीं है, ये सिर्फ ध्यान रखना है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये 100 का कोई यूज नहीं है, डीएस अगर लगा रहे हैं, डीएस लगाने में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो प्रयोग किसका होता है, पी आर स्क्वायर का। पी का मान मालूम आपको है और आर का भी मान हमें मालूम है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या है 2 है, 2 दूना 4 चौक 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है 7, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही होगा। तो सबसे पहले मैं इस अपने किया था ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ पहले। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर में ऑप्शन है 160, बी नंबर में ऑप्शन है 120, और सी नंबर ऑप्शन में है 90, और डी नंबर में ऑप्शन में है 110। तो इसमें आप देखिए किसका डिजिटल सम 7 होता है। तो 6 1 7, ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 ये नहीं होगा, 9 ये नहीं होगा, डी ये नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसे सवाल आएंगे, यानी मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, और वो बोल दे कि यानी आपको क्या निकालना है, एक कंडीशन 2 वर्षों के लिए, क्योंकि सूत्र 2 वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए अलग सूत्र है, तो उसके हिसाब से अलग, उसका भी क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लाएंगे। अभी पहले 2 वर्षों वाला लाया हूं, तो 2 वर्षों वाले में हमें सिर्फ चेक करना, सिर्फ ध्यान देना है हमको मूलधन और दर पर, और यहीं से हम डिजिटल सम लगाएंगे, यहीं से हम डीएस लगाएंगे। डीएस कैसे लगाए, तो सूत्र दिमाग में हमारे दिमाग में बाहर है। इसका स्क्वायर जब भी होता है, ध्यान, किसका स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर होता है, और आर जो होता है वो मूलधन का क्या होता है, मल्टीपल होता है, और मल्टीपल है तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहीं से करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौका 16, और 16 का डिजिटल सम कितना होता है, डिजिटल सम 7 होता है। हम चेक कर लेंगे डिजिटल सम कौन सा है, जो 7 आएगा वही आंसर होगा। लगभग सवाल इन डिजिटल सम से बनेंगे, अगर डिजिटल सम से नहीं बनेगा तो ऑलरेडी आपको याद ही है, फिर कर लेना है, इसमें क्या जाता है आपका। अगर बन रहा है तो बनने दो उसको ना। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, पी आर स्क्वायर पर चलेंगे तो उस पर भी बनेगा और आराम से बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और गुना भाग करना ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ कितना से गुना किए, 2 दूना 4, 4 चौका 16, उसको ही जोड़े ना 1 और 6 को, तो कितना हो गया 7, डिजिटल सम क्या निकल गया 7, वो आसान हो गया। और यहाँ तो 4,000 और 20 है, ऐसा सरल है, तब ना आपको लग रहा होगा कि नहीं उससे ही बन सकता है, आसानी से बन सकता है, लेकिन फिर भी जो है आपको गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। 4,000 से गुना करना पड़ेगा 20, फिर 20, तो आप पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा, इसलिए उससे आपको बचना। फिर आप 100 से भाग देंगे, परेशानी तो तब होता है ना जब भाग देते हैं, फिर 100 से भाग देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगला सवाल देखिए जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया हुआ, कह रहा है कि श्रीमान आयुष ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है 5% की दर से 3,000 उधार लिया। मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 3,000। फिर क्या करें, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, टाइम क्या है 2 वर्ष। बस यहीं से खेला है। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, इस तरह का सवाल मैं बना दिया हूँ, इसलिए इसको मैं ऑप्शन से ही बनाऊंगा, ज़्यादा मैं जनरल विधि नहीं जाऊँगा। बी नंबर ऑप्शन में है 307.5, और सी नंबर में ऑप्शन में है 3307.5, और डी नंबर ऑप्शन में है 3370.5। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि डिजिटल सम से जाएंगे तो 2 ऑप्शन तो बेटा चला जाएगा ऐसे भी, ठीक है, लेकिन हमें फिर दूसरा भी चेक करना है उसके हिसाब से। तो हमें क्या करना है, चेक क्या करना है वो चीज़ देखना है। हमें पता चल रहा है कि इन दोनों चारों में से 2 तो बिल्कुल छांट देगा। वो कैसे छांटेगा वो आप गौर से देखिएगा। CI का जो आप सूत्र है उसके हिसाब से तो आप जानते हैं कि अगर डिजिटल सम लगाने में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं, 1 प्लस दर लिखते हैं पर पावर स्क्वायर लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। इतना सा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है। यानी 5 में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, कितना हो गया 6, 6 का कितना हो गया 36, 36 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे 9, 9 में 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा 8। और मूलधन कितना है, ध्यान दीजिए, P कितना है 3 ही माने, क्योंकि जो ना इसका तो कोई काउंटिंग है नहीं। तो 7 कितना हो गया 21, यानी 8 बचा ना, 8 या 24, तो फिर कितना हो गया 6,
6 आप ध्यान दीजिए, 6 किसका किसका आ रहा है, डिजिटल सम किसका आ रहा है। अगर इसका डीएस की बात करें तो डीएस आ जाता है 6। कैसे आया तो मैं आपको बता ही दिया, इसको ध्यान में कैसे आया। ये मूलधन जो है यहाँ पर 3000 है, तो इसको हम 3 ही लिखें क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1 + 20 है ना, ध्यान दीजिए 5% है तो 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर -1 तो 3 छछा का 36 -1। अब ध्यान दीजिए 6 3 कितना होता है, 9 9 में गया कितना 8, तो 3 × 8 कितना हो गया 24, और 24 को क्या लिखते हैं 6, जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही आंसर होगा। तो डिजिटल सम कितना आता है, किसका आता है 7 3 10 5 15, इसका डिजिटल सम 6 आता है, इसका भी 6 आ जाएगा। ये दोनों तो 100% है कि तब नहीं आएगा। ठीक है, 2 तो हमें इस ऑप्शन से छटा गया डिजिटल सम से। अब जो है, अब उन दोनों को हम कैसे हटाएंगे, इन दोनों में से तो एक ही सही है, चाहे ये सही होगा तो चाहे ये सही होगा। इसके लिए जो है हमें डिविजिबल रूल्स से करना पड़ेगा। वो कैसे आप करेंगे तो गौर से देखिएगा, आपको ढूंढना क्या है, मूलधन में ही ढूंढना है। डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, सिर्फ ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा मल्टीपल आ जाता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 25 का मल्टीपल इसमें है, 3000 में किसका मल्टीपल हम चेक करना है। डिविजिबिलिटी रूल से अगर चेक करना है तो मूलधन को अगर चेक करना है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 दूना 6 पंचे 30 गुना 100, ये भी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 4 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें चेक करना क्या है, 25 वाला चेक कर लेना है। 25 से कौन कट रहा है, तो 25 से कौन कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही 25 से कट रहा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कहने का डीएस मेथड जो है, डीएस मेथड अगर फॉलो कर जाए तो आप डिविजिबिलिटी रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 से, आप बोलते हैं सर 5 से भी करता है, 25 भी है ना। देखिए यहाँ पर 25 तो ऑलरेडी है ना, 25 है, 100 है, 75 भी है ना। तो 75 का भी यूज कर सकते थे, तो 75 का भी यूज, लेकिन यहाँ पर हमें आसान मिल रहा है। 25 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 3000 है तो 25 से कटेगा लास्ट का 2 डिजिट। 25 का कटने का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 25 से कटना चाहिए, इसलिए मैं 25 का वो कर लिया, आसानी से निकल गया। तो इस तरह से हम सवाल एग्जाम में बनाएंगे। पहला नंबर डीएस मेथड लागू करेंगे, उनमें से ये देखिए मैं तो पहले बोला हूँ कि जब करीबी चीज आ रहा होगा ना तो वहाँ पर डीएस आपका फेल हो जाता है। इसलिए डीएस अगर फेल हो जाए, पहले डीएस से जो है छांट तो लीजिए, 2 ऑप्शन तो छटा गया, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल से हम लागू कर दिए। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखें, सिर्फ मूलधन का हम देखें, मूलधन किससे डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है, 25 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो इसलिए हम 25 का देख लिए। 25 का क्यों देखे, ये भी रीजन था। 25 का इसलिए मैंने किया क्योंकि इकाई अंक में 5 आ रहा था, इसीलिए मैं 25 का किया, क्योंकि दोनों में 5, इकाई अंक में 5 है तो दोनों से 5 से डिवाइड होगा, इसलिए 5 से हम बढ़ गए, 5 से बढ़ के क्या ले लिए 25 ले लिए। देखें 25 से अब कौन कट रहा है, 25 से पता चला कि सिर्फ यही कट रहा है और 25 से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो आंसर होगा। इसलिए इन दोनों को साथ में लेके चलना है तो बहुत मजा आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा, उस सवाल को आप देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको जो हम बनाएंगे बराबर विधि से। कह रहा है 3480 रुपये, ये जो है 3480 रुपये की साइकिल बेच दिया और 20% का लाभ कमाया एक कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ कितना होता है 120 रुपया, बेचता कितना में है 3480, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3480 है, कितना बेचता है 3480 रुपया विक्रय मूल्य है, इधर कितना हो जाएगा 120% विक्रय मूल्य, क्योंकि 20 क्रय मूल्य से लाभ होने के लिए क्या होना चाहिए 20% उसको लाभ अगर होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 होता है तो 120 लिखना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य है इतना है तब इतना लाभ होता है, कहने का मतलब। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब कहता है कि 100 बराबर क्या होगा, 100 बराबर मान के लिए x होगा, तो आप तो जानती हैं इसको कैसे बनाना है। तो अब ध्यान दीजिए, एक दूसरे से कटता है, 0 0 पे कटिए गया, 12 से कटता है क्या, देखिए 6 से 8 4 12 3 15, 3 से तो 100% कटता होगा, 3 चौका 12, 3 का 3, 3 का 3, 3 से 18, ठीक है। 4 से भी कट रहा है, 4 दूना 8, 3 4 9 36, 29 बार में कट गया, तो 29 गुना ये 100 कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 2900। आंसर क्या हो जाएगा 2900 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा होगा। इससे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए नंबर जो है 2784, 2784, बी नंबर में जो है 2900, सी नंबर में जो है 2874 और डी नंबर में जो है 3112 है। मैं इसको बताया था कि अगर बराबर विधि आ जाए तो इससे भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि लाभ कितना दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यानी
इन प्रारंभ में मूल्य, क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली चीज है कि प्रारंभिक वाले का जो इन विक्रय मूल्य होगा परसेंटेज में, परसेंटेज का जो विक्रय मूल्य होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, किसमें, इसी में। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं रहता उसमें। तो हम क्या बोले थे आपको, याद कीजिए, पिछले सवाल में शायद वो तीसरा या चौथा सवाल होगा। तो 3480 अगर इस तरह से 120 है, तो अगर इधर का भाग निकालना हो, यानी अमाउंट निकालना हो, तो पहले अमाउंट अगर निकालना हो तो पहले वाले का जो परसेंटेज वाला भाग होता है उसको निकालना है। ये परसेंटेज वाला भाग है ना। तो परसेंटेज वाला भाग से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, 8 4 12 3 15, इसका मतलब 3 से भाग लग रहा है, पहले 3 से भाग दे दीजिए। 3 चौका 12, शून्य का तो कोई लेखा जोखा ही नहीं, शून्य को तो छोड़ दीजिए, इसे उसका यूज ही नहीं करना है। 3 चौका 12, 4 बार में कर, इसको भी 3 से कटा दीजिए। 3 का 3, 3 का 3, 3 का 18, बस। अब हो गया 116/4 आ गया ना। अब 116 को हम क्या करेंगे, 6 1 7 1 8, और 4 के बदले में 4 नीचे तो आना नहीं चाहिए डिजिटल सम में, तो इसको क्या करेंगे, 7 से ऊपर गुना कर देंगे। 7 8 7 56, 56 को क्या लिखते हैं 11, 11 को क्या लिखते हैं 2। अब देखें किसका डिजिटल सम 2 आता है। डीएस हमारा निकल गया 2, डीएस 2 निकल गया। तो देखते हैं 7 2 9 खत्म हो गया, 8 4 12 इसको होता है डीएस 3, ये नहीं होगा। इसका डीएस कितना होता है 2 9 2 11 1 1 2, 2 और 7 का कट गया क्योंकि इन दोनों का योग 9 होता है। तो जब योग 9 हो जाए तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है। तो 8 4 12 इसका कितना होता है 3 होता है, 2 2 4 3 7 1 8 इसका कितना होता है 8 होता है। तो किसका डिजिटल सम 2 आया, तो ऑप्शन नंबर बी का ही आया डिजिटल सम 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऐसे सब सवाल को सबसे पहले जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आएगा कि इतना परसेंट लाभ है, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो चीज ध्यान में रखना है। अगर अमाउंट निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा हो तो प्रारंभ वाला जो हमारे पास परसेंटेज वाला विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा हर में होता है। अगर वो हर, स्वाभाविक है कि जो हर में आता है सबसे पहले उसी को चेक करते हैं, हर में आने वाले को ही पहले चेक करते हैं क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले उसको ही यानी छोटा कर लेना है, इन 3 से भाग दे देना है दोनों साइड में, दोनों साइड में यहाँ पर भाग दे। क्यों यहाँ पर मैं इधर ने चेक किया, मैं इसको चेक किया, क्यों चेक किया 120 को, क्योंकि यही हर में आने वाला है। क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो प्रारंभ में जो विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज में दिया रहता है उसी को चेक करना होता है। उसको चेक किया भैया ये तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले इसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो 3 यानी शून्य का इसमें कोई वैल्यू रहता नहीं है डीएस में। तो 3 चौका 12 4 हो गया, 3 से कटा दिए तो 116 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 तो है नहीं, तो 3 नहीं, तो अब हर में क्या आएगा 4 आएगा। तो हम मैं क्या बोला हूं कि हर में कुछ भी आने दो, 3 6 9 को छोड़ करके अगर आता है, यानी छोटा करने के बाद भी अगर 3 6 9 आता है तब तो वो संभव है ही नहीं। अगर नहीं है तब अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, तब 4 है। 4 को नीचे में इकाई अंक में बदलना है, यूनिट डिजिट में बदलना है, तो क्या करते हैं इसमें 7 से गुना करते हैं। डीएस, इसका डीएस 1 करना है तो इसमें क्या करते हैं 7 में, तो ऊपर में 7 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है हम ऊपर में क्या कर दिए 7 से, क्योंकि इसका 7 से गुना करने पर 1 हो जाता है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो 8 7 56 हो गया, 56 को मन में ही कीजिए, 5 और 6 होता है, 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 होता है। 11 को जब जोड़िएगा, अब देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो इसका डिजिटल सम किसका 2 आएगा, इसका आया, इसलिए आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये भी हिसाब आपको समझ में आ गया, बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है, और शायद ये सवाल का जवाब आप लोग भी जानते होंगे बहुत इजी तरीके से। लेकिन मैं वहां पर कोई विशेष मैं यहाँ करने वाला हूं नहीं। ऑप्शन पहले लिख देता हूं मैं। ए नंबर ऑप्शन में है 200/6%, बी नंबर ऑप्शन में है 100/9%, और सी नंबर ऑप्शन में है 25%, और डी नंबर ऑप्शन में है 200/9%। ठीक है, इन क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक बेईमान पंसारी है, यानी एक दुकानदार है, वो कैसा है, बेईमान है। वो क्या बेईमानी करता है, वो कहता है कि हम जो है जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही आपको दे रहे हैं। अच्छी बात है भाई कि जो भी अगर जितना में खरीदे उतना बेचे तो लेने वाले को कोई घाटा नहीं है, उसको बहुत अच्छा है। लेकिन करता अपना सामान बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के वजन पर, लेकिन करता क्या है, वो बेईमानी क्या करता है कि वो वजन में बेईमानी कर लेता है। वजन जो है 1 किलो की जगह पर वो जो है 800 ग्राम ही तोलता है, 800 ग्राम ही देता है सामने वाले को। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो वो कितना कम तोला वो ध्यान देना है। तो लाभ हो गया कितना 200 ग्राम। क्यों 200 ग्राम हो गया, क्योंकि 800 ग्राम ही तोलता है, देता कितना है 800 ग्राम की। होना चाहिए कितना, होना चाहिए 1000 ग्राम, होना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है 800 ग्राम। तो जो दिया रहेगा उसी पर आप निकालेंगे ना, जिस पर वो विक्रय कर रहा है
उसी को आप क्या मानना पड़ता है, क्रय मूल्य मानना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा 800 जब आप क्रय मूल्य है तो 200 क्या हो गया, लाभ हो गया ना, ये लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटे क्या हो गया, क्रय मूल्य 800, 2 चौका 8, 25 यानी 25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि बेईमानी कितना कर रहा है, जितना बेईमानी कर रहा है वही लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं जितना दाम में खरीदा हूं उतना ही दाम में बेच रहा हूं, तो वो लाभ किधर से कमा रहा है, तो कम तोल कर लाभ कमा रहा है, कम तोल, जितना कम तोलेगा वही लाभ होगा। कितना कम तोला, तो 200 ग्राम कम तोला तो वही उसका क्या हो गया, लाभांश हो गया। जब ये लाभांश यही हो गया तो क्रय मूल्य क्या हो गया, चूंकि वो बेच रहा है 800 ग्राम तो क्रय मूल्य तो एक तरह से वही हो गया ना, तो उसी आधार पर हम लाभांश निकाल लिए, इसको मान लिए कि क्रय मूल्य ही मान लिए, क्योंकि वो 800 ही बेच रहा है तो कितना परसेंटेज निकल गया, होता है ना सूत्र, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो इसका आंसर हो गया 25%। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर इसको आप डिजिटल सम से निकालना चाहते हैं तो विशेष कुछ करना नहीं था, बस हमें क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस क्या कर रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे सवाल में अगर डिजिटल सम लगाएं तो यहाँ पर बेईमानी वाली बात है, और जितना बेईमानी करता है वही उसका लाभांश होता है, और जितना ग्राम वो तोलता है वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और निकालना क्या होता है, प्रतिशत में, लाभांश प्रतिशत में निकालना होता है। तो प्रतिशत में अगर निकालना हो तो इसको डायरेक्ट हमें क्या करते हैं कि एक डायरेक्ट उसका जो है उसको हम कर सकते हैं कि जैसे इसको लिखे 2 बटे डायरेक्ट लिखेंगे 8, तो क्या हो जाएगा, नीचे 8 है तो ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना, 2 दूना 4, इस विधि से नहीं बनाना है बस। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ है, इसमें डिजिटल सम का प्रयोग नहीं होगा तो